अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि खाली बैठे रहने पर कि कुछ इत्तेफाक अगर यूं हुए होते तो क्या होता, और अगर लोहिया के जीवन का ये 2 कोमा और फुल स्टॉप वाला इत्तेफाक नहीं हुआ होता तो आज भारतीय राजनीति का परिदृश्य क्या होता। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। आज इस एपिसोड में, जो कि आज ही से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला एपिसोड है, इसका नाम है नेतागिरी। और इस नेता नगरी में मैं आप सबों को भारतीय राजनीति के कुछ वैसे रोचक पहलू से रूबरू कराऊंगा जो आज के भारतीय राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार करता है। और ये जो अपना सीरीज है, इसमें मेरा कोशिश रहेगा कि सारे उस रोचक पहलू को मैं कवर कर पाऊँ जो कि आपको और हमें और सभी लोगों को जानना जरूरी है। तो ये वीडियो उन सबों के लिए है जो भारतीय राजनीति से इंटरेस्ट रखते हो और जिनका वोटर आईडी कार्ड हो, जो भारतीय राजनीति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो आज नेतागिरी में हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में बताने के पहले, इनकी जानकारी देने के पहले मैं आपको उनके विचारों से रूबरू कराऊंगा। राम मनोहर लोहिया एक सामाजिक विचारक, एक समाजवादी व्यक्ति, गांधीवादी व्यक्ति और भारतीय राजनीति के बहुत ही बड़े चेहरे में से एक रहे हैं। राम मनोहर लोहिया बोलते थे कि आज के हिंदुस्तान में एक मर्द और एक औरत जो 7-8 बच्चे पैदा कर लेते हैं शादी के बाद, उनके मुकाबले मैं उन्हें अधिक पसंद करूंगा जो बिना शादी किए हुए एक भी नहीं या एक ही बच्चे पैदा करते हो, या लड़की जिसके माँ बाप दहेज देकर समाज जहां कहे वहां अच्छी खासी शादी करते हैं, उसके मुकाबले में ऐसी लड़कियों को पसंद करूंगा जो अपनी मर्जी से बिना दहेज दिए दुनिया में अपने आत्मसम्मान के साथ जीती हैं, चलती हैं और शादी की बाध्यता नहीं रखती हैं। ये राम मनोहर लोहिया कुछ विचार था, और हो भी क्यों ना। अगर महिलाओं को राजनीति में आना है तो उनका तेजस्वी होना जरूरी है, और अगर तेजस्वी होंगी तो जो परंपरागत विचार है उससे कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ेगा। उसके मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि घर की गुड़िया कभी भी राजनीति में क्यों आएंगी, क्यों वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। उसके लिए महिलाओं का तेजस्वी होना जरूरी है। और इसमें राम मनोहर लोहिया ने बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा कि भारतीय नारी द्रौपदी के समान होनी चाहिए, जिसने कभी भी किसी पुरुष से दिमागी मात नहीं खाई हो। नारी को गठरी के समान नहीं बनना चाहिए, परंतु नारी को इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुषों को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले। इस देश के औरतों का आदर्श सावित्री और सीता के बजाय द्रौपदी होना चाहिए, जिसने अपने अपमान का बदला पूरे महाभारत को रच के लिया। अब मैं आपको लोहिया साहब के एक और पहलू से रूबरू कराऊंगा। 1962 का चुनाव था। हर बार की तरफ पंडित नेहरू भी इलाहाबाद के बगल वाले सीट फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो लोहिया साहब भी पहुंचे। इतिहास और आंकड़े गवाह हैं कि जहां जहां पर लोहिया साहब ने जनसभा किया वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके बावजूद कि कांग्रेस के पास, चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी थी, तो संसाधन भी अधिक थे, ताकत भी अधिक थी, लेकिन लोहिया ने हर वो जगह पर मात दिया कांग्रेस को जहां जहां पर लोहिया सभा किए। तो 62 का चुनाव हो चुका था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर थे। उसके 1 साल के बाद एक उपचुनाव होता है 1963 का, और उस उपचुनाव में राम मनोहर लोहिया भी बतौर सांसद दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचे और उसके बाद वहां पर दिल्ली में वो एक पॉलिटिकल पम्फलेट लिखते हैं जिसका शीर्षक था एक दिन के 25,000 रुपए। यहां पर लोहिया साहब बहुत कड़ा आलोचना किए नेहरू जी पर होने वाले व्यक्तिगत किंतु सरकारी खर्चे। लोहिया बोलते हैं, जिस देश की 70% आबादी 3 आना प्रतिदिन पे गुजर बसर करती हो, उस देश का प्रधानमंत्री 25,000 रुपए एक दिन का उसका खर्चा होता हो। तो इस आलोचना का जब बिगुल पहुंचा लोकसभा में, तो वहां पर संसद में ये बहस काफी गहमागहमी ले चुका था। तो नेहरू साहब
लोहिया के इन आरोपों का खंडन ये बोलकर करते हैं कि योजना आयोग के मुताबिक देश के प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन आय 7 आना है। और उसके बाद लोहिया साहब ने 7 आने और 3 आने के बीच का अंतर बताया और ये बताएं कि साहब 25,000 में लाखों आने होते हैं। तो ये थे कुछ राम मनोहर लोहिया के कुछ पॉइंट। अब मैं आपको राम मनोहर लोहिया के जीवन के उस पहलू के बारे में बताऊंगा जहां पर 2 कोमा और 1 फुल स्टॉप है। राम मनोहर लोहिया जर्मनी में मात्र 22 वर्ष की उम्र में अपने पीएचडी पूरा कर चुके थे और इनका पीएचडी का विषय था गांधी का नमक सत्याग्रह। भारत आए, आजादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब सारे कांग्रेसी नेता जेल के अंदर थे, सारे बड़े बड़े नेता जेल के अंदर थे, उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने ही मोर्चा संभाला था और भूमिगत होकर के सारे आंदोलनकारियों को या स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने का काम कर रहे थे। देश आजाद हुआ, वक्त बदला, स्थिति बदली। नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री घोषित हुए, लेकिन उस वक्त वो बूढ़ा कहाँ था जिसके उंगलियों को पकड़कर नेहरू ने राजनीति पे चलना सीखा था? वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ था जिसके आदर्शों पर ये आजादी हमें मिली थी? मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम के बीच हो रहे दंगे को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही साथ एक वैसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे उस भीड़ में जो उनके विचारों को आगे ले चले, जो व्यवहार और जो विचार गांधी को कभी नेहरू में दिखता था, वही नजर अब गांधी किसी और पर ढूंढ रहे थे। और तब उनका मुलाकात होता है राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया को गांधी जी बोले 28 जनवरी 1948 को कि मुझे तुमसे बात करना है, काफी लेट हो चुका है, अब सो जाते हैं, कल बात करेंगे। तारीख जो मैं बोल रहा हूं, तारीख याद रखिएगा, 28 जनवरी 1948 को दूसरे दिन सुबह हुए। काफी देर बाद लोहिया साहब जब उठे तो गांधी जी से पूछा, आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया? तो गांधी जी का वही जवाब था कि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए तुम्हें उठाना मैंने उन्हें उचित नहीं समझा। और ये तय हुआ 29 जनवरी को कि 30 जनवरी 1948 को राम मनोहर लोहिया और गांधी जी के बीच में कुछ बातें हुई। सुबह का वक्त था, राम मनोहर लोहिया निकले घर से बिरला भवन दिल्ली की तरफ गांधी जी से बात करने, लेकिन रास्ते में उन्हें खबर मिलता है कि गांधी जी को गोली मार दिया गया है। और ये लोहिया के जीवन का पहला कोमा था। समय बदला, दौर बदला, लोहिया राजनीति में और उभरे। 1956 का दौर था। लोहिया सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले तमाम गैर कांग्रेसी दलों को एक करने का कोशिश कर रहे थे, एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। नो डाउट सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, तो डेफिनेटली उनके पास संसाधन भी अधिक था, ताकत बल भी अधिक था। लोहिया ढूंढ रहे थे कि उस आखिरी लोगों का क्या हुआ जिसकी बात गांधी किया करते थे, उन लोगों के नेता का क्या हुआ जिसकी बात गांधी किया करते थे। लोहिया ढूंढ रहे थे दलित कहाँ गए, और दलित के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ गए। भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कोई नतीजा नहीं छोड़ा उनको उनकी राजनीतिक सफर को खत्म करने का। बम्बई से सीट लड़ा करते थे कभी, लेकिन खत्म हो चुका था उनका राजनीतिक सफर। लेकिन लोहिया जाकर के अंबेडकर को समझाते हैं, उनसे मिलते हैं, समझाते हैं और ये वापस से भरोसा दिलाते हैं कि आप राजनीति में आओ तभी देश का कुछ उद्धार हो पाएगा। और उस वक्त अंबेडकर साहब ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन चला रहे थे। इन दोनों के बीच में तय होता है कि अब हम लोग राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, आगे आएंगे, देश की रूपरेखा में एक व्यवहारात्मक सुधार लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक फिर कोमा 6 दिसंबर 1967 और अंबेडकर साहब का मृत्यु। ये लोहिया के जीवन का दूसरा कोमा था। अब बात आता है फुल स्टॉप का। 1967 का चुनाव था। कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार चुकी थी। नेहरू की बेटी इंदिरा सत्ता से चिपकी हुई थी, लेकिन
उतना ही वो अपने पार्टी और उससे भी अधिक इस लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र यानी जनता से अपनी पकड़ को खोती जा रही थी। वैसी स्थिति में लोहिया को यह ख्याल आया कि गांधी के विचार को अगर नए सिरे से आगे बढ़ाना है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को सिरमौर बनाना होगा जो गांधी की नैतिक चेतना को धारण करता हो। और लोहिया को याद आया उस व्यक्ति का जिसने 14 साल पहले सोशलिस्ट पार्टी से उसे निकाल दिया था, यानी जयप्रकाश नारायण। लोहिया जयप्रकाश नारायण को समझाएं राजनीति में आने के लिए। तय हो चुका था कि दोनों नए सिरे से राजनीति में आएंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार वक्त कुछ और था। 12 अक्टूबर 1967 लोहिया का मृत्यु हो गया। उन्हें भर्ती किया गया एक अस्पताल में, वो नहीं बच पाए। उस अस्पताल का आज नाम है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि खाली बैठे रहने पर कि कुछ इत्तेफाक अगर यूं हुए होते तो क्या होता, और अगर लोहिया के जीवन का ये 2 कोमा और फुल स्टॉप वाला इत्तेफाक नहीं हुआ होता तो आज भारतीय राजनीति का परिदृश्य क्या होता।